कि वो एक्शन तेज लेते हैं, त्वरित कार्रवाई करते हैं। योगी जो हैं वो बहुत तेजी से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के नायक बन रहे हैं और वो देश की राजनीति में हिंदुत्व का चेहरा, हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता बनते ही जा रहे हैं। वो गुजरात से हैं, जब चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ी तो उनके लिए बहुत कठिन था देश के प्रधानमंत्री बने जाना। नॉर्थ का व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा, इस बात की संभावना हमेशा ज़्यादा होती है। सेकंड टर्म के चीफ मिनिस्टर हैं और थर्ड टर्म के चीफ 2027 में चुनाव है तो 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे स्टेट में जहां 2 बार में मुख्यमंत्री अब तक नहीं बना है कोई बहुमत के साथ। तो 90 के दशक में जब लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं वो यात्रा नहीं करके निकले तो उस समय उनकी छवि देश भर में हिंदुत्व के नायक की बन गई। बाबरी मस्जिद डेमोलेशन हो या उसके बाद में वो भी उस समय की जो एक्टिविटी हो, देश भर में हुए दंगे हो, उस दौर में हिंदुत्व का नायक कोई था तो वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। उस दौर में एक मेजर घटना हुई देश में, वो था बाबरी मस्जिद डेमोलेशन। उसने देश की राजनीति को पूरी तरह से, ये समझ लीजिए, ईस्ट और वेस्ट का चेंज किया। देश को एक नया हिंदुत्व का नायक मिला, नरेंद्र मोदी। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं इरम शेख और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। आज एक्सप्लेनर के इस एपिसोड में हम उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में से एक और वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे चर्चा करेंगे। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ का इन्फ्लुएंस पूरे देश की राजनीति में हुआ है, इसी पे हमारा आज का पूरा ये शो रहने वाला है। हमारे साथ इस पर खास बातचीत के लिए इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आसिम मोहम्मद कैफ मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद इरम, कैसी हैं आप? जी सर, ठीक हूँ। तो मुझे लग रहा है कोल्ड है। जी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं। इरम, कोल्ड होने के बावजूद आप शो कर रही हैं, दैट्स ग्रेट। जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे, क्या योगी आदित्यनाथ भारत में हिंदुत्व की राजनीति के सबसे इन्फ्लुएंशियल नेता के रूप में बन रहे हैं? सवाल अच्छा है। देखिए, ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इन दिनों बिहार में चुनाव चल रहा है और बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो बिहार में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और हमने देखा है कि हम पहली बार देख रहे हैं। इससे पहले हमने किसी चुनाव में ये नहीं देखा, लेकिन पहली बार हम इस चुनाव में देख रहे हैं कि जब मीडिया कर्मी वो पब्लिक के नज़दीक जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता के बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है कि वो योगी के फ़ैन हैं। खासकर लड़कियों में जाते हैं तो कहती हैं कि हम योगी के फ़ैन हैं, और नौजवानों में जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम योगी के फ़ैन हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप योगी के फ़ैन क्यों हैं, तो उनका एक जवाब आता है, जो हमने देखा कॉमन जवाब है, कि वो एक्शन तेज लेते हैं, त्वरित कार्रवाई करते हैं, एक्शन तेज लेते हैं। तो ये तो चीज़ है, ये हमें ये बताती है कि पिछले कुछ सालों में, इवन मैं कह रहा हूँ कि पिछले 15 सालों में, जब से भारत की राजनीति में हमने छोटे-मोटे सभी एक्टिविटीज़ को ध्यान से देखा है, तो पिछले 15 सालों में ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि जब आप कुछ लोगों से बातचीत करें, मैं कह रहा हूँ कि वे मान लीजिए वे बीजेपी के ही वोटर हैं, हमने मान लिया कि वे एनडीए के ही वोटर हैं, लेकिन अगर उनके वोटर्स के बीच में जाकर के आप ये सवाल करें कि उनका पसंदीदा नेता कौन है, तो पिछले 15 सालों से एक ही नाम आता है, मोदी, नरेंद्र मोदी। और ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं कि उस नाम में किसी एक दूसरे नाम की भी गूंज तेज है, और जो दूसरे नाम की गूंज तेज है वो है योगी आदित्यनाथ। और ये कोई मेरी तरफ से कही हुई बात नहीं है, ये यूथ में खासकर जो मेजॉरिटी का वो वोट बैंक है जो बीजेपी को वोट करता रहा है पिछले 10-15 सालों में, ये उनके मन की आवाज़ अब है। तो ये बताता है कि योगी जो हैं वो बहुत तेज़ी से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के नायक बन रहे हैं, और वो देश की राजनीति में हिंदुत्व का चेहरा, हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता बनते ही जा रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ भी ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हाल फिलहाल की उनकी एक्टिविटीज़ को बतौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम देख लें तो स्पष्ट, उनके बयानों को देख लें, उनके एक्शंस को देख लें तो वो सब स्पष्ट दिखता है कि उनकी दिशा क्या है और वो किस दिशा में आगे बढ़ कर के देश की राजनीति में अपनी जगह किस तरीके से बना रहे हैं। सर, मेरा अगला सवाल, क्या ये संभावना है कि 2029 में जो चुनाव होंगे तो क्या अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं योगी? देखिए, मैं ये बता रहा हूँ आपसे कि मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन चूँकि हम पॉलिटिकल एनालिसिस देते हैं, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश तो मेरा खुद का स्टेट है। नॉर्थ जो है वो एक वेब सीरीज़ आई थी, गेम ऑफ थ्रोन्स, तो उसमें नॉर्थ एक पूरी लड़ाई नॉर्थ की थी। गेम ऑफ थ्रोन्स में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखने वाला वेब सीरीज़ है वो, उसमें पूरी लड़ाई नॉर्थ की थी। तो स्टार्क परिवार की लड़ाई थी, नॉर्थ की पूरी लड़ाई थी। तो नॉर्थ जो है, मुझे लगता है कि दुनिया में अब आप विभिन्न देश में अगर आप जाएँ
तो आपको पता चलेगा वहाँ जितने नॉर्थ हैं वो सब उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकली। और देश में, हमारे देश में, भारत में तो नॉर्थ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो यह है कि हमारा जो नॉर्थ है, हम उसे नॉर्थ इंडिया भी कहते हैं, हिंदी बेल्ट जिसे हम कहते हैं, लेकिन खासकर नॉर्थ में उत्तर प्रदेश। तो नॉर्थ जो है हमारा इतना मजबूत है कि वहाँ 24 करोड़ लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में, हमारे नॉर्थ स्टेट में। तो नॉर्थ स्टेट यानी उत्तर प्रदेश में, हमारे नॉर्थ स्टेट में 24 करोड़ लोग रहते हैं और वहाँ से 80 सांसद बनते हैं। देश के लगभग 2/3 प्रधानमंत्री वहाँ से आए हैं और उसके कद का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं उस स्टेट का कि भारत के प्रधानमंत्री जो तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको भी वाराणसी यानी उसी स्टेट से चुनाव लड़ना पड़ा। और इसमें कोई गुरेज नहीं है मुझे कहने में, देश के तमाम जर्नलिस्ट भी ये बात मानते हैं कि वो अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना ना चुनते तो उनके लिए बहुत कठिन था देश के प्रधानमंत्री बने जाना। वो गुजरात से हैं जरूर, चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़े। तो नॉर्थ की जो पॉलिटिक्स है वो रीढ़ है देश की, तो इसलिए नॉर्थ मेरा भी स्टेट है और मैं नॉर्थ को समझता भी हूँ। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है, जो आप सवाल आप पूछ रही हैं, तो उसके दृष्टिकोण से मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ में योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पिछले कुछ समय से ये तो तय है कि नॉर्थ का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना उसके लिए आसान होता है। इसलिए आसान होता है क्योंकि वहाँ 80 लोकसभा सीटें होती हैं। तो किसी भी दूसरे राज्य की तुलना में नॉर्थ से आने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री, एक सॉफ्ट तो उसका दरवाजा तो इसी से खुल जाता है कि वो नॉर्थ से है, हिंदी बेल्ट से है, नॉर्थ से है। और दूसरा ये है कि वो वहाँ सेकंड टर्म के चीफ मिनिस्टर हैं और थर्ड टर्म के चीफ 2027 में चुनाव है, तो 2 बार के मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे स्टेट में जहाँ 2 बार में मुख्यमंत्री अब तक नहीं बना है कोई बहुमत के साथ, ऐसी स्थिति में एक ही व्यक्ति इतनी बड़ी सीटों के साथ में, तो ऐसी स्थिति में अगर वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं उत्तर प्रदेश के 2027 में, और 2029 में है चुनाव लोकसभा का और 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव, तो 2029 में उनसे बड़ा दावेदार कौन होगा? उनसे बड़ा कोई दावेदार हो ही नहीं सकता। जब किसी स्टेट के 3 बार चीफ मिनिस्टर रहने के बाद कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, तो सबसे बड़े स्टेट के 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद कोई व्यक्ति तो प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा दावेदार हो ही सकता है। जेन्युइन बात है बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात एक और है, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि अभी अगर हम ये मान के चलें कि 2029 में लोकसभा चुनाव है, अभी ईयर है 2025, अक्टूबर का महीना है, 26-27 जो है बहुत हार्ड साल रहेगा देश भर की राजनीति के लिए। इस समय चुनाव चल रहा है बिहार में, तो बहुत हार्ड साल रहेगा 27, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहेगा हर एक राजनीतिक पार्टी के लिए, नॉर्थ में पॉलिटिक्स करने वाले के लिए, क्योंकि नॉर्थ में चुनाव होगा। तो नॉर्थ में जब चुनाव होगा, उस चुनाव में योगी आदित्यनाथ जीत जाते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि उनका पूरा फोकस ये है कि वो बहुत तेजी के साथ में मेजोरिटी के प्रिय नेता बनते जा रहे हैं। बहुसंख्यक समुदाय जो है उनके प्रिय नेता वो बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, किस आधार पर बन रहे हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, अपनी बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस बात की संभावना बहुत है कि नॉर्थ का व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा, इस बात की संभावना हमेशा ज़्यादा होती है। जी। सर, अगला सवाल ये है कि अगर हम इस देश में हिंदुत्व की ओरिजिन, राजनीति की ओरिजिन की बात करें, तो हमने देखा है जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, उनकी बहुत फेमस रथ यात्रा, या प्रधानमंत्री मोदी की जो गुजरात रैट्स के बाद, उसके बाद उनकी जो छवि है हिंदुत्व में या देश के पॉलिटिक्स में एक हीरो के रूप में बनी। लेकिन योगी आदित्य के नाथ के केस में ऐसी कोई इंसिडेंट इतनी बड़ी हुई नहीं है, उसके बावजूद वो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के इतने बड़े हीरो बन गए। इसके पीछे का कारण क्या है? इरम, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत शानदार सवाल है, इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या आपने एक बहुत गहराई से एक पॉइंट पकड़ लिया है। पॉइंट इसलिए पकड़ लिया है कि देखिए 90 के दशक में आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों भारतीय जनता पार्टी की, आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसके जनक थे। एक प्रधानमंत्री, दूसरे गृह मंत्री। और लोग मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो अपनी छवि को, उनके लिए कभी कहा था देश के एक बहुत बड़े प्रधानमंत्री ने कि जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तभी कहते हैं तुम एक दिन प्रधानमंत्री बनोगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो छवि थी, वो उस छवि को उन्होंने बहुत, मतलब मैच्योर सवाल आपका है, तो उनकी छवि को उन्होंने इस प्रकार से बना के रखा कि वो कहीं
विदेश में कहीं जाएं तो कम से कम जो है वो ये रहे कि मैं सेकुलर देश का प्रधानमंत्री हूँ और हमारे देश में जो है लोकतंत्र है। और वो अटल बिहारी वाजपेयी अपने पूरे दौर के दौरान, अपनी पूरे पॉलिटिकल कैरियर के दौरान, हो सकता है भीतरी तौर पर उनके मन में संग हो और भीतरी तौर पर उनके मन में जो है वो हिंदुत्व के नेता बनने की ख्वाहिश हो, लेकिन ऊपरी तौर पर उन्होंने हमेशा ध्यान रखा कि वो अपनी छवि को उग्र हिंदुत्व की छवि ना प्रेजेंट करें। तो उग्र हिंदुत्व की छवि, लेकिन देश को ज़रूरत थी, देश के मतलब हिंदुत्व की राजनीति को ज़रूरत थी किसी एक फेस को, ऐसा फेस प्रेजेंट करने की कि उससे बहुसंख्यक समुदाय जो है वो इम्प्रेस हो। तो बहुसंख्यक समुदाय जो उससे इम्प्रेस हो और उनको लगे कि वो उनकी पॉलिटिक्स, उनकी बात की बात करता है। असल में ये कहानी सिर्फ 90 के दशक की नहीं है, बल्कि 1947 से पहले की है। ये उस दौर की है जिसमें जिन्ना को समझना है, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समझना है, जिसमें सावरकर को समझना है, और जिसमें हमें कांग्रेस की राजनीति को समझना है, वो सब दौर है। लेकिन उस पर अगर मैं आकर आपसे बात करूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं 90 के दशक की ही बात करूंगा सिर्फ। तो 90 के दशक में जब लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं वो यात्रा लेकर के निकले, तो उस समय उनकी छवि देश भर में हिंदुत्व के नायक की बन गई। बाबरी मस्जिद डेमोलेशन हो या उसके बाद में वो भी उस समय की जो एक्टिविटी हो, देश भर में हुए दंगे हों, कई घटनाएं हों, मुंबई में हुए ब्लास्ट हों, या ये सब चीज़ें जो थी, ये जो साल था 90 के दशक का जो साल था, इसने देश को बांटने का काम किया, बहुत नफरत की ज़मीन बोने का काम किया। तो ये वो दौर था। तो उसमें भी दो नेता थे, दो फेस थे। एक फेस था अटल बिहारी वाजपेयी का, एक फेस था लाल कृष्ण आडवाणी का। तो अटल बिहारी वाजपेयी नेता जरूर थे, प्रधानमंत्री बने जरूर, बड़े नेता जरूर थे, सबसे बड़े नेता जरूर थे, स्ट्रेटजिक थे, स्ट्रेटजी वो बनाते थे, पार्टी के मुख्य वो थे, पीएम बने वो। लेकिन उस दौर में हिंदुत्व का नायक कोई था तो वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। उस दौर में एक मेजर घटना हुई देश में, वो था बाबरी मस्जिद डेमोलेशन। उसने देश की राजनीति को पूरी तरह से, ये समझ लीजिए, ईस्ट और वेस्ट का चेंज किया, पलटा पूरा मार दिया, एकदम चेंज कर दिया। तो जब हम उसको थोड़ा आगे जाके समझते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके बाद 99 में जब एक वोट से सरकार गिर गई, यानी जैसे भी परिस्थिति रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शाइनिंग इंडिया का एक आया, उसके बाद बन 2004 में सब वो हुआ, 5 साल फिर मनमोहन सिंह पीएम रहे, 5 साल फिर पीएम रहे। इस पीरियड में 2002 में एक बहुत बड़ी घटना हो गई, गुजरात दंगा हो गया। तो उस समय ये अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने कहा कि राजधर्म नहीं निभाया, इस तरह का एक सेंटेंस कहा। तो वो दौर था जिसके बाद में जो है लाल कृष्ण आडवाणी की बजाय देश को एक नया हिंदुत्व का नायक मिला, नरेंद्र मोदी। और वो 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उसकी एक वजह ये नहीं थी कि हम कहें कि बड़ी घटना, किसी एक नेता को बड़ा बनाने में एक बड़ी घटना ने बड़ा काम किया। बाबरी मस्जिद डेमोलेशन जो था उसने देश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, उत्तर प्रदेश में बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कई सरकारें बदली, भारतीय जनता पार्टी की अधिकतम रही, राम प्रकाश गुप्त रहे, कल्याण सिंह रहे, राजनाथ सिंह रहे, कई चीफ मिनिस्टर उसके बाद बने। तो इसको अगर हम इन द कंपेरिजन पूरे राजनीतिक सिनेरियो को समझें तो हमें ये बात समझ में आती है कि बाबरी मस्जिद डेमोलेशन जो था उसने हिंदुत्व की राजनीति को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया। और बाबरी मस्जिद डेमोलेशन के लिए जो आधारभूत था, जो आधार था, वो रथ यात्रा थी। और उस रथ यात्रा का जो नायक थे, जो उसको रथ यात्रा की कमांड कर रहे थे, वो लाल कृष्ण आडवाणी थे, यानी वो उस दौर के हिंदुत्व के नायक थे। उसके बाद आया 2000 के बाद का दशक। 2000 के बाद के दशक में आडवाणी जो हैं वो वीक हो गए और हिंदुत्व को एक नया नायक मिला। मैं एक ऐसा एनालिसिस आपके सामने दे रहा हूँ जिस एनालिसिस को अगर लोग समझते हैं तो वो ये फैक्ट है, ये उनको मानना ही पड़ेगा। उसके बाद में देश को एक नया नायक मिला गुजरात रोड के बाद में। हालांकि गुजरात रोड हुआ और उस समय वो चीफ मिनिस्टर थे। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि उनकी भूमिका थी या नहीं थी, या उन्होंने उनका रोल क्या था, वो उस विषय पे नहीं हूँ। जाहिर है वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कोशिश की होगी। कोई चीफ मिनिस्टर नहीं चाहता, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहता कि वो उनके क्षेत्र जब वो हो, उनका शासन हो या उन पर कोई जिम्मेदारी हो तो उनके यहाँ कोई अप्रिय घटना हो जाए। लेकिन मैं बस टाइम सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, और टाइम सीक्वेंस ये था कि उसके बाद 2000 के बाद
देश को हिंदुत्व का एक नया नायक मिला, नरेंद्र मोदी। और 2014 में उनको प्रधानमंत्री बन गए 2014 में। उससे पहले गोवा की एक मीटिंग में जब उनका नाम प्रधानमंत्री पद के प्रेजेंट किया जा रहा था, उस समय राजनाथ सिंह का पीछे जाना और नरेंद्र मोदी का आगे जाना, उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण कारण थे। एक महत्वपूर्ण कारण तो ये था कि वो हिंदुत्व के नायक थे, सिंपल। दूसरा बहुत बड़ा कारण ये था कि देश के ज्यादातर बिजनेसमैन उनके साथ थे, गुजरात लोबी। दो बहुत महत्वपूर्ण कारण थे उनके पीएम पद के कैंडिडेट घोषित होने में। पीएम बन गए बाद में, वो अलग स्टोरी है। पीएम कैसे बन गए वो अलग स्टोरी है, लेकिन पीएम पद के कैंडिडेट घोषित होने में दो सबसे महत्वपूर्ण कारण थे, जिसको लेकर के सारे थिंक टैंक ने, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो कोई भी ऐसी संस्थाएं हो जो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल थॉट देती हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का खुद का पूरा समूह जो उनका थिंकिंग ग्रुप है, तो उसमें नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाने में दो सबसे मजबूत वजह थी। एक तो ये कि वे देश भर में हिंदुत्व के हीरो थे, एक, और दूसरी ये थी कि गुजरात की जो लॉबी है, वो बिजनेस लॉबी, वो उनको प्रमोट कर रही थी। दो बहुत बड़े कारण थे। अब 2014 में ये बन गए प्रधानमंत्री, 2019 में ये बन गए प्रधानमंत्री, और 2024 में ये बन गए प्रधानमंत्री। तो अब तक पहले सिनेरियो अलग था 2014 से 2019 का, 2019 से 2024 का सिनेरियो और था। अब जब वो भारत जैसे देश के 140 करोड़ आबादी वाले मुल्क के प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने सैकड़ों यात्राएं विदेश की कर दी, और दुनिया के हर देश में कई बार चले गए। यूएस में कई बार चले गए, इटली में कई बार चले गए, इंग्लैंड में कई बार चले गए, ऑस्ट्रेलिया में कई बार चले गए, जर्मनी में कई बार चले गए, रसिया में चले गए, दुनिया चाइना में चले गए। वहां के प्रेसिडेंट इंडिया में आने लगे, वहां के प्रेसिडेंट इंडिया में आने लगे। तो इनके ग्लोबल वर्ल्ड में इनकी आइडेंटिटी विकसित हो गई। ग्लोबल वर्ल्ड में जब आइडेंटिटी विकसित हो गई, जब ये दुनिया में कहीं जाते हैं, जैसे मान लीजिए गल्फ गए, सऊदी अरब में गए तो वहाँ गले लगा के मिले सुल्तान से, यूएई में गए तो वहाँ गले लगा के मिले सुल्तान से, किंग से। तो ये दुनिया में जब कहीं भी जाते हैं तो दुनिया जो है वो भारत से बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग थॉट के लोग रहते हैं, अलग अलग मेंटल लेवल के लोग रहते हैं। तो इनको ये बात समझ में आई कि हिंदुत्व की जो मेरी छवि है वो देश की राजनीति के लिए तो ठीक है, जैसे ये बयान देते हैं, लेकिन दुनिया में अगर मुझे ग्लोबल लीडर बनना है तो मुझे मेरी इमेज को वो किसी एक कम्युनिटी के नेता के तौर पर नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति है, जिसको हम देश के पॉलिटिक्स में समझते हैं, दुनिया में और भी हम कहीं देखते हैं, उसमें यह है कि कई बार मेजोरिटी की तरफ झुकाव होता है, नेता का मेजोरिटी की तरफ झुकाव होता है। आपने देखा होगा एक गांव है, उस गांव में 500 लोग रहते हैं और 400 लोग एक ही जाति के रहते हैं। तो एक ही जाति का व्यक्ति प्रधान बनना चाहता है तो वो उन 400 लोगों को की बात करता है, 100 लोगों की बात नहीं करता। उसे पता चलता है, सामान्य जाता है वो, कि ये 100 लोग तुम्हें प्रधान नहीं बनाएंगे, ये 400 लोग तुम्हें प्रधान बनाएंगे। तो यही देश की राजनीति के लोकतंत्र में हो रहा है, ये भीड़ तंत्र में यही होता है। उनको पता है कि 80 करोड़ हिंदू है, उनको पता है कि 80 करोड़ हिंदू है, ये आसानी से प्रधानमंत्री बना सकता है। अगर 80 करोड़ हिंदू में से 80% भी वन साइड हो जाए तो 64 करोड़ बनता है, और 65 करोड़ उनको देता है वोट, तो 64 करोड़ जो है वो तुमको आसानी से वो प्रधानमंत्री बना देगा। इस थ्योरी को वो समझते हैं, उसको कुछ कुछ मैनिपुलेट भी करते हैं, कहीं कहीं 1-2% मैनेज भी करते हैं, कहीं कहीं सिस्टम भी मदद कर देता है, जैसा इलेक्शन कमीशन पे लगता है। तो ये बात समझते हैं, लेकिन चूंकि वो दुनिया में जाते हैं और जब वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास बैठते हैं, जब वो प्रेसिडेंट एर्दोगान के पास बैठते हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर स्टामर के पास बैठते हैं, जब वो मेलोनी के पास कहीं बैठते हैं, जो वहाँ बैठते हैं तो देखते हैं दुनिया इस पॉलिटिक्स को नहीं समझती, जाति के धर्म के पॉलिटिक्स को दुनिया नहीं समझती। दुनिया समझती है डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स को। दुनिया सोचती है आपने अंतरिक्ष के नासा में क्या कर दिया, दुनिया सोचती है आपने वेपन्स कितने बना दिए, दुनिया समझती है कि आपने सड़कें कैसी बना दी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपके यहाँ रोजगार कैसा है, आपके यहाँ बच्चे कितने क्वालिटीफुल पैदा हो रहे हैं, आप इंजीनियर कितने पैदा कर रहे हैं, आप डॉक्टर कितने पैदा कर रहे हैं, आपके यहाँ स्पोर्ट्स खेल की व्यवस्था क्या है, आपके यहाँ प्रतिभाएं कैसी आ रही हैं, आपके यहाँ लोगों की लिविंग कैसी है, आपके यहाँ जानवरों के हक कैसे हैं, आपके यहाँ इंसानों के हक कैसे हैं, आपके यहाँ माइनॉरिटी के हक कैसे हैं। दुनिया ये देखती है। तो इन्होंने दुनिया देखी, तो जब इन्होंने दुनिया देखी तो इनके समझ में आया नरेंद्र मोदी जी की कि मुझे अपने पॉलिटिक्स का गियर चेंज करना पड़ेगा। जैसे ट्रम्प कहता है ना, मुझे नोबल चाहिए, नोबल चाहिए, मुझे नोबल चाहिए, तो इस तरह से इन्हें लगा कि पॉलिटिक्स का गियर चेंज करना पड़ेगा। और पॉलिटिक्स का गियर चेंज करने के लिए जरूरी है कि मैं अपनी इस छवि के साथ आगे नहीं बढ़ सकता,
मैं अपनी इस छवि के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन देश में राजनीति भी करनी है, देश में और राजनीति करने के लिए सरकार चाहिए, और वहाँ दुनिया में जाकर के अपना को प्रेजेंट करने के लिए वहाँ किस बिहाफ पे जा रहे हैं? आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस बिहाफ पे जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जा रहे हैं। इसके लिए सरकार जरूरी है, सरकार आएगी कैसे देश में? अब थ्योरी ये है, सरकार आएगी कैसे देश में? सरकार जब आएगी जब आपको 80%, 51% वोट देकर के जिता के भेजेगा। अभी आपके 270-73 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते थे, आपकी फिगर 300 तक जाती थी, 240 आ गई। तो अब डर है कि 29 ज़्यादा दूर होता नहीं है, भारत में लोकतंत्र है, 5 साल में चुनाव होते हैं, तो कहीं ये लोकप्रियता घटते 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 200 से कम ना चली जाए। तो ऐसे समय में एक सिंबल चाहिए, जो सिंबल 2014 में था, उम्मीदों का सिंबल। ऐसा माहौल था, पूरे देश में करप्शन हो गया, ऐसा माहौल था, ये सब लूट के खा गए देश को। ऐसे समय नरेंद्र मोदी एक सिंबॉलिकली कि ये नायक है, ही इज द हीरो, ही इज द हीरो। अब वो 75 से ज्यादा भी हो गए हैं, अब एक नया विकल्प चाहिए। तो हिंदुत्व की राजनीति में एक नया नायक उभरा है, योगी आदित्यनाथ। सेकंड अप टू मोदी, मोदी के बाद सेकंड है वो, और वो कई अर्थों में नरेंद्र मोदी से भी हिंदुत्व के पसंदीदा नायक हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। आपने बेहद अच्छा सवाल पूछा, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसको समझाना बहुत जरूरी था। आपने कहा कि आडवाणी जो हैं, जिस समय वो सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में, उस समय वो एक बहुत बड़े इंसिडेंट, बहुत बड़े एक्ट यात्रा थी। नरेंद्र मोदी जब बहुत बड़े नेता के तौर पे उभरे, तो गुजरात रोड के बाद में उनकी हिंदुत्व की छवि बननी शुरू हुई थी। अब योगी आदित्यनाथ के कैरियर में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, और नेगेटिव घटना तो कोई हुई नहीं। नेगेटिव घटना का मतलब यह है कि ये दोनों नेगेटिव घटनाएं हैं। जैसे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में नेगेटिव घटना हुई। नेगेटिव घटना थी मुजफ्फरनगर दंगा, बहुत बड़ी घटना थी मुजफ्फरनगर राइट। तो नेगेटिव घटना इनके कार्यकाल में तो हुई नहीं, इनके कार्यकाल में तो छोटी छोटी घटनाएं हुई, छोटी छोटी घटनाएं। लेकिन वो छोटी छोटी घटनाओं को इतना बड़ा विस्तार मिला। जैसे मैं आपको बताता हूं कि इनको किन घटनाओं ने जो है वो हिंदुत्व के नायक के तौर पर स्थापित किया। सीए प्रोटेस्ट में जब सड़कों पे भीड़ उतरी उत्तर प्रदेश में, तो उस समय पुलिस ने सीधे गोली चला दी। इनके उस कार्रवाई को ऐसा माना गया जैसे इन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया। नाम इन्होंने बदले, इलाहाबाद का प्रयागराज, मुगल सराय का दीनदयाल उपाध्याय नगर, इसको माना गया कि हिंदुत्व का वो कर रहे हैं। कावड़ यात्रों पर इन्होंने फूल बरसवाए हेलीकॉप्टर से, वो एनकाउंटर वो। इसके अलावा अतीक और मुख्तार, एक का खुलेआम हुआ मर्डर, दूसरे का जेल में हुआ संदिग्ध। हालांकि अब तो वो कह रहे हैं कि उसमें क्या रिपोर्ट आई है, तो उसके आधार पर तो उसको अब संदिग्ध तो कहा ही जा सकता है, लेकिन वो मर्डर था ये कहना नहीं उचित है। वो संभल की पूरी कार्रवाई, बरेली की पूरी कार्रवाई, बहुत सारे लोगों पर लगाई हुई NSA, जो बोला उसके सोशल मीडिया या किन्हीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर कुछ भी कहा, पुलिस की वो सख्ती, पुलिस पर कंट्रोल, बड़ी घटना नहीं है। उन्होंने अपनी जबान से जो कहा, उनके बयान, जिसमें स्पष्ट उन्होंने बयानों में ये दिखाया, बिल्कुल क्लियर कट दिखाया कि वो माइनॉरिटी और मेजोरिटी में एक मेजोरिटी, जैसे मैं एक घटना आपको बताऊं कि कई बयानों में उनके, इस अभी हाल के दिनों में कहा उन्होंने कि मौलाना ये नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। तो इस तरह के बयान उनके बयानों ने, तो कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं इतनी हो गई, उनको पोर्ट्रेट इतने हाई लेवल पर कर दिया कि उनको देश का मीडिया और सोशल मीडिया ने यह स्थापित कर दिया कि अगर देश में हिंदुत्व का कोई इस समय सबसे बड़ा नेता है तो वो योगी आदित्यनाथ है। और इसमें उनकी दो चीजों ने बहुत मदद की। एक तो उनके पहनावे ने, जैसे वो गोरखपुर मठ से आते हैं, तो गोरखपुर मठ से वो आते हैं, तो वहाँ वो जो अपना वेशभूषा धारण करते हैं, वो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते समय भी धारण की है, ऐसे ही उसको वो कंटिन्यू करते हैं। तो एक इस बात ने उनको हिंदुत्व का नायक बनाने में सबसे बड़ी मदद की। दूसरा, वो जो कहते हैं उसमें घुमा के नहीं कहते, बात को डायरेक्ट कहते हैं। तो जो मेजोरिटी है उसको ऐसा लगता है कि ये जो बात ये कह रहे हैं, ये इतने कहने की हिम्मत इससे पहले किसी नेता ने नहीं की है।
तो ये मैसेज जाता है कि बड़े दबंग, बड़े बहादुर और बहुत साफ सुथरे और बहुत बलशाली नेता है। और राजनीति में जिसको ये मैसेज चला जाए जिसका कि वो बलशाली नेता है, उसको कोई हरा नहीं सकता। बल का मैसेज जिसका चला गया कि इनके पास बल है, जिसके पास बल है तो उनका पूरा प्रभाव हो जाता है, इसलिए वो प्रभावी हो गए। जी सर, मेरा अगला क्वेश्चन कि योगी आदित्यनाथ की जो आइडेंटिटी है वो ऐसी बन गई है कि एक कम्युनिटी के खिलाफ उनके एक्शंस या बयान दूसरे कम्युनिटी में उनको हीरो बना रही है। इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये दुर्भाग्य है जी। ये दुर्भाग्य। भारत में राजनीति होनी चाहिए, डेवलपिंग मेंटेलिटी की राजनीति होनी चाहिए। हम कह रहे हैं अखिलेश यादव ने इकाना स्टेडियम बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ वाला स्टेडियम, बड़ा शानदार स्टेडियम है। आप जाइएगा कभी वहाँ कोई क्रिकेट मैच देखने, बहुत अच्छा स्टेडियम है। आप 4 स्टेडियम बनाते, अखिलेश यादव ने एक हाईवे शानदार बनाया, आप 8 बनाओ। आपके जो कंपटीटर हैं उनसे बेहतर काम करके दिखाओ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, आपको मेडिकल बेहतर करना है, आपको नौकरियां ज़्यादा देनी है। हीरो बनाता कौन है जनता के बीच में? हीरो बनते कैसे? अच्छे काम करके। अखिलेश यादव लैपटॉप देते थे, तो अखिलेश यादव लैपटॉप देते थे बच्चों को टॉप करने पर। हम कह रहे हैं पूर्व की सरकारों ने जो अच्छा काम किया, आप उससे बेहतर अच्छा काम करो। हम ये नहीं कह रहे कि आप अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मेरा एनालिसिस ये है कि ये जो प्रतिस्पर्धा है सकारात्मक होनी चाहिए। और ये हमारा दौर है कि मेजोरिटी इस बात से खुश होती है कि माइनॉरिटी पे जुल्म हो रहा है, सारी समस्याएं गौण हो जाती हैं। बस वही की भाषा है कि मौलाना टाइट है, बस वो भाषा है कि बस मौलाना टाइट है। कह रहा आपको रोजगार मिल रहा है कि नहीं? वो नहीं मिल रहा। कह रहे कि वो हम बच्चे को नौकरी मिल गई कि नहीं मिली, कि महंगाई से आप खुश हैं? उनको नहीं, बहुत परेशान है। कह रहे वोट किसे देंगे? कि हम तो बीजेपी को देंगे। कह रहे क्यों देंगे? कि योगी को देंगे। कि क्यों देंगे? कि मूल्य टाइट है। ये आम भाषा है। तो एक बहुत बड़ा समूह है जो इस बात को पसंद करता है। वो कहता है कि साहब वो गुंडागर्दी बहुत थी, योगी जी ने गुंडागर्दी को कंट्रोल कर दिया है। तो किसकी गुंडागर्दी बहुत थी? कल मेरठ में एक भारतीय सरकार के एक मिनिस्टर हैं, उनका नाम लेकर के एक नेता ने सड़क में एक व्यक्ति को जमीन पर सर रखने के लिए, झुकने के लिए मजबूर किया। तो ऐसा तो हमने तो पहले कभी देखा नहीं था। तो ये समझने की जरूरत है, मेजोरिटी को भी ये समझने की जरूरत है कि उनको सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं चाहिए, या वो अपने आप को सिर्फ ये सोचना चाहती है कि मैं माइनॉरिटी के लोगों का दिमाग ठीक हो रहा है। और ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? हो सकता है कि ये 2-4 साल की अवधि तक चले, लेकिन जीवन तो लंबा होता है। अंततोगत्वा तो हमें सुविधाएं चाहिए ना, अंतोगत्वा तो हमें लाइफ स्टाइल अच्छा चाहिए, अंतोगत्वा तो हमारे बच्चों को अच्छा स्कूल चाहिए, अंतोगत्वा तो हमारे बच्चों को अच्छा स्कूल चाहिए, अंतोगत्वा जो है वो हमें मेडिकल की अच्छी सुविधाएं चाहिए। अभी 4 दिन पहले आप देख लीजिए, दिवाली थी, बहुत सारी स्पेशल ट्रेन चली। एक एक डब्बे में एक एक सीट पे 4-5 लोगों की क्षमता सीट की है, 20-20 आदमी बैठे हैं, ऊपर नीचे बैठे हैं, पैर रखने की जगह स्टेशन पर नहीं है, ट्रेन में लटके हुए लोग जा रहे हैं। करना क्या है? करना यह है कि देश को हमें विकसित बनाना है, या हमें देश को ऐसा बनाना है कि हर जाति, हर समाज, हर समुदाय एक दूसरे के विरोध में खड़ा हो जाए। ये तो नहीं करना ना। तो ये तो समझना है, मेजोरिटी को भी समझना है, माइनॉरिटी को भी समझना है कि देश जब आगे बढ़ेगा, जब सारे हाथ जुड़ जाएंगे, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, नफरत की राजनीति, ये खत्म होनी चाहिए। ये समझना है। तो मेजोरिटी जो है वो, मेजोरिटी में एक वर्ग है जो इसलिए खुश होकर वोट देता है, अभी भी दे रहा है जी। यही पॉलिटिक्स है। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री, जब आदमी पीएम बनता है, मैं कह रहा हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो भारत के पीएम बने, तब ये देखना काफी रुचिकर होगा कि वो विदेश में किस तरह से पेश आते हैं। सर, इसी पे अगला सवाल, योगी आदित्यनाथ की जो आइडेंटिटी ऐसी विकसित हुई है, हाल की अगर घटना की बात करें तो फतेहपुर में एक मजार में कुछ भीड़ ने उसको तोड़ा था या कुछ भी किया था। उसके बाद ये मुद्दा जब नेशनल लेवल पे गया तो विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा, और योगी सरकार के मंत्री ने जब उन लोगों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की कोशिश की तो योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मना किया कि नाम मत लीजिए। लेकिन वही हमने दूसरा साइड ये भी देखा है कि अगर
कोई इंसान दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो योगी आदित्यनाथ बहुत ही फ़क्र से उसकी पूरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ कर देते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा बस इसमें एक ही चीज़ है, मैं समझता हूँ कि आप वेल टैलेंटेड जर्नलिस्ट हैं, आपने पत्रकारिता की पढ़ाई की है और पत्रकारिता की पढ़ाई की एथिक्स में ये बात बताई जाती है कि जब कोई संवैधानिक पद पे आसीन व्यक्ति होता है और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी होती है, उस चेयर होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर उसके पास होती है, तो वो किसी जात धर्म का नहीं होता है और वो उसकी पूरी जवाबदेही वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति होती है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, सत्ता हो, सरकार हो, तो उस समय आपको निष्पक्ष रहना ही पड़ता है। जिस घटना की आपने चर्चा की है, ये फ़तेहपुर में घटना हुई थी। फ़तेहपुर में ये हुआ था कि उसमें हिंदुत्व की से प्रेरित, से प्रभावित कुछ लोगों की एक भीड़ ने एक मज़ार पे हमला कर दिया था और वहाँ कुछ तोड़-फोड़ कर दी थी। पुलिस खड़े होकर देखती रही। बाद में निर्देश मिलने के बाद जब ये बात बड़ी हो गई, देश भर में, दुनिया भर में फैल गई, तो उन पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई होने के बाद किसी ने सदन में पूछ लिया, सदन चला उत्तर प्रदेश में, किसी ने सदन में पूछ लिया कि क्या कार्रवाई हुई? तो एक मंत्री जो इस विभाग के थे, वो खड़े होकर के बताने लगे कि हमने उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी की जा रही है। ये लोग हैं। तो जैसे ही उन्होंने नाम पढ़ने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि आप कहें तो मैं नाम पढ़ देता हूँ। अपोजिशन समाजवादी पार्टी के नेता से कहा, आप कहें तो मैं नाम पढ़ देता हूँ, तो मुख्यमंत्री ने रोक दिया कि नहीं, नाम मत पढ़ो। ये सब दुनिया ने देखा। इसके उलट लखनऊ में एक घटना हुई थी, उसमें एक जाति के व्यक्ति जो है, उसमें 2 जाति के व्यक्ति शामिल थे, एक माइनॉरिटी का था और एक ओबीसी जाति जिसका पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, उन जाति का था। उनका इन्होंने नाम लेके बताया था, खासकर नाम लेकर बताया था, क्योंकि वे दोनों जो लोग थे, वो आपस में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एकजुट होकर वोट करते हैं। उससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ। हमने और भी कई कारणों में देखा है कि अगर वो अपराधी की जाति जो है, वो सत्ता में आसीन लोगों को मुफीद लगता है, तो वो बताते हैं, मुफीद नहीं लगता है तो नहीं बताते हैं। तो इसमें तो मेरा यही कहना है कि आप जो हैं वो निष्पक्ष हैं अगर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो निष्पक्ष नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो निष्पक्ष हैं अगर, तो निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। अब राशन का कोटे में, घरों के बँटवारे में अगर आप कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं राशन सबको 5 किलो बराबर मिल रहा है, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार सबको बराबर भाव से ज़रूरतमंद को घर दिया जा रहा है, तो अगर आप निष्पक्ष हैं प्रैक्टिकली, तो आपको निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। अगर आप निष्पक्ष दिखेंगे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, उससे भी आपका कद बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, ये दिखना भी चाहिए। मैं समझता हूँ वो दिखना तो चाहते हैं कि वही स्टोरी है। इसमें वही स्टोरी है कि लाल कृष्ण आडवाणी हिंदुत्व का नायक बने तो सरकार आई, देश में वो दूसरे नंबर पर तो पहुंचे, गृह मंत्री तक पहुंचे, दूसरे नंबर होता है वो प्रधानमंत्री लायक। नरेंद्र मोदी जब हिंदुत्व के नायक बने तो वो प्रधानमंत्री बने। हो सकता है उनके कुछ सलाहकार, योगी आदित्यनाथ जी के सलाहकार, उन्हें प्रेरित कर रहे हो कि राजनाथ सिंह, काफी मैं बड़ी बात आपको कह रहा हूं, अब तक की सबसे बड़ी बात है कि राजनाथ सिंह इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि नरेंद्र मोदी की तुलना में वो सेकुलर अधिक थे। तो अगर आप सेकुलर दिखने की कोशिश करोगे तो आप राजनाथ सिंह बन जाओगे, प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगे, गृह मंत्री बन जाओगे, रक्षा मंत्री बन जाओगे। और प्रधानमंत्री बनने के लिए मेजोरिटी का नेता होना जरूरी है, और मेजोरिटी का नेता होने के लिए हिंदुत्व का नायक होना जरूरी है। दैट इज द पॉइंट। जी सर, मेरा अगला सवाल, पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है, उनकी ग्लोबल इमेज जो है बहुत ही सेकुलर नेता के रूप में पेश हो रही है। कहीं भी वो विजिट करते हैं, वर्ल्ड टूर पे रहते हैं, और बीजेपी की जो कोर पॉलिटिक्स है हिंदुत्व की, उसमें एक जगह वैक्यूम हो रही है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की। तो क्या योगी आदित्यनाथ उसी जगह को भर रहे हैं? हाँ, ये तो अभी तक हमने जितनी बातचीत की है, उनको कॉन्क्लूड करने के लिए इससे अच्छा सवाल नहीं हो सकता था। यही तो है ना, अभी इतनी हमने ये स्टोरी अब तक सुनाई है, वो इसका यही है। नरेंद्र मोदी इस समय हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने के मूड में नहीं है। वो जिस पॉलिटिक्स को करने के मूड में है वो है ग्लोबल पॉलिटिक्स, दुनिया की राजनीति, देश दुनिया में क्या हो रहा है, 2 देशों के बीच में, यूक्रेन में, रसिया में, यूएस में, इजराइल में, फिलिस्तीन में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के मूड में है, वो जियो पॉलिटिक्स के मूड में है। उनका कद है, भारत जैसे देश जिसमें 140 करोड़ की आबादी हो, 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जहाँ चुने जाते हो, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, उसके प्रधानमंत्री को मैं कहता हूँ
उसके प्रधानमंत्री को दुनिया भर में इन्वॉल्व होना भी चाहिए, दुनिया भर की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना भी चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो सही रास्ते पर है, अगर नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं तो वो सही रास्ते पर है। हमें दुनिया भर की राजनीति में दखल देनी भी चाहिए, हमारा कद इतना ऊंचा होना भी चाहिए कि हम दुनिया के देशों में सुलह कराने की स्थिति में हो या वहां से हम बिजनेस मजबूत करने की स्थिति में हो। हमारी विदेश नीति को बहुत मजबूत होना भी चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े देश जो हैं वो हमसे सलाह भी करें, हमें किसी मीटिंग में बुलाएं, जो संयुक्त देशों की मीटिंग होती है तो वहां भी हमें इज्जत मिले। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाली इज्जत नहीं है, वो हमें मिलने वाली इज्जत है, एवरी इंडियंस को मिलने वाली इज्जत है। तो ये सब होना भी चाहिए। लेकिन देश की जो राजनीति है, दुनिया को दिखाने, दुनिया की नजर में हम कुछ है, देश की जो राजनीति है उसने पिछले 15 सालों की पॉलिटिक्स में ये समझ लिया है कि यहां जाति की पॉलिटिक्स प्रभावित थी। जैसे बिहार में चुनाव है, आप समझिएगा, मैं डीपली समझाता हूं। जैसे बिहार में चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी को जब टिकट देना होता है तो जाति का समीकरण उसने बनाया है। तो चूंकि उसने मुसलमानों को टिकट नहीं दिए, लेकिन मान लो जेडीयू जो उनके गठबंधन में है, वो उसने प्लान किया कि हम 10 टिकट मुसलमानों को देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने समझाया, लोग कह रहे हैं ना कि जेडीयू ने भी इस बार मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, समझाया, कह रहे हम ये 10 टिकट मुसलमानों को ना देकर के 10 हम अति पिछड़े जाति को देते हैं जिनको कैंडिडेट नहीं मिलता है, उसका वोट हमें मिलेगा। यही करती है भारतीय जनता पार्टी, जो मुसलमानों को टिकट नहीं देती वो टिकट अति पिछड़ों को दे देगी, पिछड़ों को दे देगी, दलितों को दे देगी, तो उनका वोट इनको मिलता है। ये पॉलिटिक्स है। जबकि सेकुलर पार्टियों पे दबाव होता है कि उनको टिकट देना ही पड़ेगा मुसलमानों को भी। जैसे बिहार में हमारे भी मीडिया आउटलेट्स पे खबर चली कि MY समीकरण में यादवों को दे दिए 50 से ज्यादा टिकट और मुसलमानों को दिए 19 टिकट, जबकि मुसलमानों का वोट है 14%, यादव का वोट है 14%। तो ये अभी ये तमाम मीडिया, अब दबाव बन रहा है सेकुलर पार्टी पे कि ज्यादा टिकट दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे वो दबाव नहीं बनता। उनको पता है इनको हमें देना नहीं, तो इनकी जगह किसको दें, तो इनकी जगह जिनको देंगे उनका वोट मिलेगा अति पिछड़ों का। तो ये एक पॉलिटिक्स है। इस पॉलिटिक्स को अगर हम समझेंगे तो इसको वो भारतीय जनता पार्टी वो यहां लेकर आई है कि वो जाति की पॉलिटिक्स को उसने ये कर दिया है कि हिंदू सब जातियां हिंदू हिंदू के नाम पर एक, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, और वो उनको लोकतंत्र पाने में, मेजॉरिटी वोट का लोकतंत्र पाने में सहायता करती है। अब उसके लिए एक सिंबल चाहिए, नहीं आपको टारगेट चाहिए ना, टारगेट चाहिए, उसके लिए एक सिंबल चाहिए। तो उसका सिंबल थे 90 के दशक में आडवाणी, उसके सिंबल थे 2000 के दशक में मोदी, अब उसके सिंबल है योगी। करें इनके नाम पे वोट दे दीजिए। अभी तो मोदी और शाह का ही गठजोड़ है, अभी तक तो उनका नाम, योगी जी का नाम बहुत बड़ा हो जाता। ये तो ये कन्फ्लिक्ट है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि अमित शाह जो हैं, जो देश के गृह मंत्री इस समय नंबर 2 हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने की, और योगी आदित्यनाथ जो है उनकी महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने की। कोई बुरी बात नहीं है, जो राजनीति कर रहा है सब चाहते हैं, लेकिन एक कन्फ्लिक्ट है। तो हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी की, वो सिंपल एजेंडा है कि ये जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का वैक्यूम है, इसे कौन भरेगा। भाई आडवाणी जी चले गए तो मोदी जी ने भर दिया। अब मोदी जी जो हैं वो कभी ना कभी तो रिटायर होंगे ना, 29 तक तो होंगे ना रिटायर, या राष्ट्रपति बनेंगे, तो अब किसी को तो स्पेस चाहिए। किसको देंगे स्पेस, वो अमित शाह साहब को या योगी आदित्यनाथ जी को। तो योगी आदित्यनाथ जी ये साबित कर रहे हैं कि मैं हिंदुत्व का बड़ा नायक हूं, आई डिजर्व, दिस इज द स्टोरी। जी सर, इसी पे बस आखिरी सवाल मेरा, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई ऐसी साजिश हो रही है कि उन्हें 2029 में प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए? हाँ, ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हम पत्रकार हैं, हमें दिखती है चीजें। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी जो है वो दिल्ली के रिमोट से संचालित होती है। उत्तर प्रदेश के किसी पत्रकार से आप बात कीजिए, किसी भी अच्छे पत्रकार से बात कीजिए, वो बता देंगे आपको फलाना IAS जो है वो दिल्ली से डायरेक्शन लेता है, फलाना IPS जो है वो दिल्ली से डायरेक्शन लेता है, ये DGP वहां से आए, ये विशेष सचिव वहां से आए। 2 बड़े अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार में, एक AK शर्मा जो मोदी जी के यहाँ थे, इनके मोदी जी के सेक्रेटरी थे, वो उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय ऊर्जा मंत्री हैं। एक दूसरे राजेश्वर सिंह जो सीनियर ED के अधिकारी थे, वो विधायक हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। AK शर्मा वहाँ मिनिस्टर हैं। तो माना जाता है कि वो सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में सेंटर के लोग हैं। बहुत नाम है ऐसे। असीम अरुण जो कानपुर के कमिश्नर थे, वहां से उनको VRS दिला करके चुनाव लड़ाया, अब मिनिस्टर है समाज कल्याण में। वे ऐसे बहुत नाम है। ये तो मैं सरकार के अंदर की बात बता रहा हूँ, जो दिल्ली के लोग हैं, जो दिल्ली के लोग हैं। इसके अलावा सिस्टम में, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में, IAS लॉबी में, तो कौन मुख्य सचिव बनता है, कौन विशेष सचिव बनता है, कौन प्रमुख सचिव गृह बनता है, कौन DGP बनता है, ये सेंटर की मर्जी के बिना नहीं हो रहा है।
इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में, टिकटों में देख लीजिए आप, 2024 के लोकसभा टिकट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कितनी चली है, ये सर्वविदित है, सब जानते हैं। अब 2027 के चुनाव में उनके कितने लोगों को टिकट मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये तो राजनीति, लेकिन ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है। तो इस इंटरनल पॉलिटिक्स में जहां योगी आदित्यनाथ जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, या एक समूह है, जनता का एक समूह है जो चाहता है कि वो उनको प्रधानमंत्री बने, वो तो एक समूह ऐसा भी है और एक लीडरशिप ऐसी भी है जो नहीं चाहती है कि वो बने। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, कंक्लूड करूंगा। 2017 में इनको मुख्यमंत्री भी नहीं बनाना चाहता था सेंटर के लोग कुछ, तो ये तो मुख्यमंत्री बन गए। बड़ा मशहूर किस्सा है, अभी दीपोत्सव हुआ इसी में अयोध्या में, उसमें मुख्यमंत्री तो पहुंचे योगी आदित्यनाथ, लेकिन डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश में, दोनों नहीं पहुंचे, गवर्नर भी नहीं गई। किसी ने पूछा कि क्यों नहीं गए, तो मीडिया के हलकों से छन छन के खबर आई कि इसलिए नहीं गए क्योंकि अखबार के विज्ञापन में गवर्नर साहिबा का और दोनों डिप्टी सीएम जो है उनका फोटो नहीं था, अकेले सीएम का फोटो था, तो सीएम अकेले चले गए। तो ये नहीं दिखता कि कुछ है, रोज चर्चा होती है। वहाँ अभी कुछ दिनों पहले एक मीटिंग हुई थी, हालांकि रीजन उसका दूसरा था, लेकिन एक मीटिंग हुई थी जिसमें राजपूत विधायक इकट्ठा हुए थे कुटुंब परिवार के नाम से। तो रोज चर्चा होती है, उनका अपना तरीका है, इनका अपना तरीका है। तो ये है जो आप कह रही हैं, इसमें कुछ है, कुछ कन्फ्लिक्ट तो है। एक समूह है जो चाहता नहीं है कि वो पीएम बने, और इसके अलावा अपोजिशन भी है। अभी तो पीएम आप तभी तो बनेंगे जब अपोजिशन को हरा पाएंगे, खुद ही आपस में एक दूसरे से लड़ लेंगे तो किसको हरा पाएंगे। इरम जी सर, आपका बहुत धन्यवाद। आपसे कल फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।